फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर से हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखा है, एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। ठीक है, अब देखिए जो बहुभाषीयता है इसकी बात एनईपी भी करती है और एनसीएफ भी करती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया क्या है, एक बहुभाषी देश है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक समाज और संस्कृति के लोग रहते हैं। तो क्या हमारे लिए ये चीज़ें रुकावट है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या हमारे लिए चीज़ें समस्या है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम उनसे जो है नई नई लैंग्वेज के बारे में जान पाते हैं, सीख पाते हैं, अलग समाज और अलग संस्कृति के बारे में जान पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कैसे काम कर रही है, एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक क्लासरूम होती है उसमें भी जो बच्चा होता है वो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाला हो सकता है, उसकी समाज और संस्कृति अलग हो सकती है। ठीक है, तो एज ए टीचर के रूप में आपको इसे कैसे देखना है, एक रिसोर्स के रूप में देखना है, एक संसाधन के रूप में देखना है, गुण की तरह देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ये दूसरे बच्चों के समाज और संस्कृति के बारे में जानते हैं, दूसरे बच्चों की लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर जो उनकी थिंकिंग स्किल होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बहुभाषीयता है ना, वो क्या है, एक गुण और संसाधन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। बाल केंद्रित कक्षा क्या होती है, जिसमें कि सभी गतिविधियाँ बच्चे को केंद्र में रख करके ही कराई जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, ये सभी रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होती है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन होती है। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तक ही सीखने का स्रोत है, ये कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्या दे रखा है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए जब भी टीचर बच्चों को उनकी कैपेसिटी के आधार पर वर्गीकृत करे, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे को कभी भी उसकी कैपेसिटी के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए जो दूसरे बच्चे होते हैं उन पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे में जो सीखने, समझने, तर्क करने, जो कल्पना करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। हर बच्चे में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, है ना। तो ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। और जो वर्गीकृत वर्ड है आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है ना। इसके साथ साथ अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। देखिए जब आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं, है ना, फिर बच्चे को पुरस्कार की आदत लग जाती है। जब तक आप उसको पुरस्कार देंगे बच्चा उन चीज़ों को सीखना चाहेगा, ठीक है, उसका सीखने में इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने उसको पुरस्कार देना बंद कर दिया फिर उसका सीखने में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक तरीके से बच्चा जो है यहाँ पर चीज़ों को सही तरीके से सीख नहीं पाता, या फिर जब आप बच्चे को दंड देते हैं तो फिर बच्चा डर की वजह से किसी चीज़ को सीखता है, खुद के इंटरेस्ट के लिए नहीं सीखता है वहाँ पर। तो ये भी आपका गलत होता है। पुरस्कार और दंड भी आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। टीचर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चे को कहीं पर भी ज़रूरत है तो क्या करे, हेल्प करे, और बच्चे के सीखने को क्या करे, सुगम बनाए। ये बात आपकी एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहती है कि जो टीचर है वो किस तरीके से काम करता है, एज ए फैसिलिटेटर। ठीक है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, खुद चीज़ों को सीखता है, खुद चीज़ों के बारे में जानता है। बट वहाँ पर जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, उसका रोल क्या होता है कि वो बच्चे को सीखने में हेल्प करे, बच्चे के सीखने को सुगम बनाए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे की सीखने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जब भी कल्चरल टूल की बात हो, सांस्कृतिक उपकरण की बात हो, तो इसकी बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने की है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो लेव वाइगोस्की, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू सीखने की बात करते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर, संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लैंग्वेज, भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इसको आप SCL एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, मैंने नोट्स में भी ये चीज़ें ऐड कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो SCL यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात कौन कहते हैं? लेव वाइगोस्की कहते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि संज्ञानात्मक विकास में किसके अनुसार, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक, ठीक है, समाज एक उपकरण की तरह काम करता है तो भी लेव वाइगोस्की, भाषा एक टूल की तरह काम करती है, उपकरण की तरह काम करती है तो भी लेव वाइगोस्की। तो यहाँ पर तो सांस्कृतिक उपकरण दे रखा था सेकंड वाला, तो लेव वाइगोस्की आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको समाज और लैंग्वेज से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है, जिसके बारे में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत पहले आता था, बट अभी आपके एग्जाम में अगर हम लेटेस्ट एग्जाम देखें लगभग 7 से 8 सालों में, तो अल्बर्ट बंडूरा से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। BF स्किनर आपको सिर्फ ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, इन्होंने इमिटेशन, अनुकरण वगैरह की बात की है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट की बात इन्होंने की है, ठीक है, और इनका संबंध किसने? व्यवहारवाद से है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बना था, और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने करा भी दी है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो थ्योरी एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर दे रखा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। अब देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। कई बार आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हार्वर्ड गार्डनर, या फिर लिख देगा एकाधिक, यानी कि एक से अधिक बोले या फिर बहुबुद्धि बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो इन दोनों का सिद्धांत, मतलब दोनों क्या मतलब एक ही है, एकाधिक या फिर बहुबुद्धि, ये लोग लैंग्वेज के साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर ने उसका सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक से अधिक प्रकार की बुद्धि की बात की, यानी इन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है, और इन्होंने बुद्धि के जो है कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। हालांकि ये प्रकार आपसे नहीं पूछेगा, हाँ, बट जो इन्होंने प्रकार बताए हुए हैं उनसे रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। तो 8 प्रकार मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो मिल जाएगी, उसको एक बार कंप्लीटली देख लीजिए, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पर गलत नहीं होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको बताना है कौन सा सही है। अब यहाँ पर आपको बुद्धि के प्रकार दे रखे हैं और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? स्थानिक, स्थानिक में साथ में दे रखा है मनोवैज्ञानिक, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत दे रखा है, क्योंकि स्थानिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिनको प्रॉपर स्थान की समझ हो, जैसे कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के अंदर नहीं पाई जाती है। यहाँ पर दे रखा है सेकेंड ऑप्शन अंतरावैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक के साथ में दे रखा है विक्रेता। अंतरावैयक्तिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो व्यक्ति खुद के भावनाओं, स्वभाव, ठीक है, मनोभाव, दशा के बारे में बता पाए, उसके अंदर क्या होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, यानी कि अंतरावैयक्तिक इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, ठीक है। तो इसके साथ में विक्रेता दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो, जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, है ना। इसके अलावा जो लोग आपके संत होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। इसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन दे रखा है भाषाई बुद्धि, इसके साथ में दे रखा है मूर्तिकार। तो देखिए जो भाषाई बुद्धि है ये क्या कहती है कि जिस व्यक्ति की अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी होगी, जैसे कि अगर हम वकील की बात करें तो वो लोग, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, एक अच्छी खासी उनके पास लैंग्वेज की नॉलेज होती है, तभी तो वो किसी केस को जीत पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जिनकी अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करनी है, जैसे कि अगर हम बात करें इसके और एग्जाम्पल की, तो जो कवि लोग होते हैं, जो कवि सम्मेलन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? अपनी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि होती है। बट इसके साथ में मूर्तिकार दे रखा है, तो ये तीनों यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है। बल्कि तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्यों गलत दे रखा है। फोर्थ क्या दे रखा है? शारीरिक गति संवेदना, इसके साथ में दे रखा है खिलाड़ी, बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। देखिए जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, इसमें जो व्यक्ति होता है अपनी बॉडी को सही से रोटेट कर पाता है, कहाँ पर किस तरीके से बॉडी को मूव करना है ना, इस व्यक्ति को पता होता है। जैसे कि अगर जो लोग बात करें जो सर्कस में काम करते हैं, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, है ना, इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि जो डांसर होते हैं उनके अंदर भी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर खिलाड़ी दे रखा है, तो सही दे रखा है बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से लेव वाइगोस्की से रिलेट करके क्वेश्चन बना हुआ है। लेव वाइगोस्की के अनुसार
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 3 चीज़ों की बात लेव वाइगोत्स्की करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा जहाँ पर संस्कृति कल्चर की बात हुई थी, ठीक है। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल की बात हुई थी। अब यही क्वेश्चन आपको सेम यहाँ पर देखने को मिल गया कि किसने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सेम एज इट इज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ आप इन 3 वर्ड को ध्यान में रखिएगा, SCL, ठीक है, जो लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये समाज, कल्चर और संस्कृति की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसके साथ में दे रखा है सेकंड ऑप्शन, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। देखिए जो भाषा अधिग्रहण यंत्र है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, LAD, इसकी बात किसने की है? नोम चॉम्स्की ने की है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि LAD की बारे में बात किसने की है, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात किसने की है? तो नोम चॉम्स्की। ये क्या कहते हैं कि हमारे माइंड जो होता है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनात्मक है, अगर अपने माइंड को देखेंगे मतलब ओपन करके तो उसमें कोई ऐसा यंत्र है नहीं, ठीक है, बट ये कल्पना के तौर पे बना दिया गया है कि जो LAD है ये हमारे मस्तिष्क में कहीं पर है, जो कि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो उसको लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है। यानी इनका सिंपल से ये कहना था कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ ही उसके अंदर क्या होता है, एक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन, उसके माइंड में एक डिवाइस पाया जाता है जो कि बच्चे को लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है। और ये 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी कि 5 साल तक जो बच्चा होता है बहुत ही तेज़ी से लैंग्वेज को एक्वायर करता है, अर्जित करता है, ठीक है, अपने समाज से, अपने परिवार से, है ना। तो इसकी बात किसने की है? नोम चॉम्स्की से। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया आप लोगों को। इसके साथ में थर्ड ऑप्शन क्या रखा है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। तो देखिए जो स्टेज की बात करते हैं, है ना, वो कौन है? आपके जीन प्याजे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। वो क्या कहते हैं, जो बच्चों का विकास होता है वो चरण में होता है, ठीक है। उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताया, प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताया, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया, है ना। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। देखिए जो स्कीमा वर्ड है, इसकी भी बात किसने की है? जीन प्याजे ने की है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा माइंड होता है इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, जिसको कि इन्होंने क्या नाम दिया? स्कीमा नाम दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए भी आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका एक अलग स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपने फिट कर लिया कि मुझे यहाँ से चीज़ें पढ़नी है, ये बुक्स फॉलो करनी है, ठीक है, ये नोट्स लेने हैं, है ना, या फिर इन टीचर इन मैम को फॉलो करना है ना। तो यहाँ पर ये आपका पूरा सीटेट का एक स्कीमा बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसका यहाँ पर एक पूरा स्कीमा बना हुआ है। आपकी फैमिली का एक अलग स्कीमा बना हुआ है। तो इसी तरह हमारे माइंड में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, इसमें कि हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसी को जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा था, इसकी और इसकी बात तो किसने की है? जीन प्याजे ने की है। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात तो नोम चॉम्स्की ने की है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। जो पद्धति प्रभावशाली नहीं है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों का समझना। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगी, बट ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गलत ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से, तो अगर आप ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड है उसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो हर एक बच्चा वहाँ पर सीख पाएगा चीज़ों को, ठीक है। अगर टीचर समझाना जाए तो हर एक बच्चा वहाँ पर सीख पाता है, समझ पाता है, क्योंकि जो टीचर होता है वही सीखने को सुगम बनाता है ना। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप उनसे बातचीत करें, ठीक है, उनके जो सम्मुख चुनौतियां उनको आप समझें, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये बात तो यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। यानी जब टीचर ही क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है तो फिर बच्चा ट्यूशन में जा करके क्या ही सीखेगा, ठीक है। वैसे भी जो बच्चा होता है वो घर पर भी चीज़ों को पढ़ता है, फिर स्कूल में भी पढ़ता है, फिर ट्यूशन अगर जब उसको भेजते हैं तो जो बच्चे की क्रिएटिविटी है ना, वो सामने आ ही नहीं पाती है ना, वो निकल ही नहीं पाती है। तो इसलिए बच्चे में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। कम एज के बच्चों को जो है ट्यूशन वगैरह नहीं भेजना चाहिए। हालांकि ये मेरे अकॉर्डिंग है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद ट्यूशन वगैरह चीज़ें सही थोड़ी लगती हैं। बट बहुत जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्यूशन भेजते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है ना। जो बच्चे की क्रिएटिविटी, जो उसके खेलने कूदने की उम्र है ना, वहाँ से भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है।
विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा जिसकी परिस्थितियाँ प्रतिकूल नहीं है ना, ऐसे बच्चे के लिए हम क्या करें, जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होते हैं उनके लिए अभिप्रेरित करें, जो उसको मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं वो उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ क्या दे रखा है, कार्यकलापों के लिए सहयोग समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। यानी जब बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखता है तो वहाँ पर जो उसकी लर्निंग होती है बहुत ही अच्छी होती है। हर एक चीज़ के बारे में बच्चा जान पाता है, सीख पाता है, अपने दोस्तों के विचार को जान पाता है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छा तरीका होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था। अब देखिए जो बच्चे की लर्निंग होती है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को विकास के आयाम बताए हुए थे कि विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं, PCSC यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकास के आयाम होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। एक पक्ष क्या करता है दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। जैसे कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी कि बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। जैसे कि अगर आप खुद का एग्जांपल लें तो जब आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो क्या आप उस समय पढ़ाई वगैरह कर पाते हैं, क्या उस समय उतनी अच्छी आपकी लर्निंग हो पाती है, नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अगर आपका शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो जो आपका दिमाग है वो अपने आप ही जो है काम करना बंद कर देता है वहाँ पर। तो ये जो विकास के चारों पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक विकास होता है हमारा, जो सोशलाइजेशन डेवलपमेंट होता है हमारा, इसके अलावा जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, अगर आप इमोशनली रूप से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपका सीखने में मन नहीं लगता, आप जो है आपकी जो लर्निंग होती है वो नहीं हो पाती। तो ये चारों ही पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में कुछ हो गया, ठीक है, आपके आसपास कुछ हो गया, मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो है बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट अचानक से कुछ हो जाता है तो फिर वहाँ पर भी हमारा जो ध्यान होता है वो नहीं लगता है, सीखने का मन नहीं करता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चारों ही पक्ष प्रभावित करते हैं हमारे सीखने को, हमारे लर्निंग को। ठीक है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रखा है कि जो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य होता है और जो संवैगिक अवस्था होता है, जो बच्चे के इमोशंस होते हैं, है ना, इससे जो है बच्चे की जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये भी गलत है। कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये बच्चे के लर्निंग को ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। का आपसी संबंध नहीं है, तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि विकास के चारों पक्ष आपस में इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित हैं। ठीक है, कि भूमिका नगण्य है, ये भी गलत है आपका यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, यहाँ पर मीनिंगफुल लर्निंग की बात हुई है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो भी बच्चा है जो कि लर्निंग करना चाहता है, सीखना चाह रहा है, तो अगर वो इंटरनल रूप से मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, तो बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा। साथ ही साथ जो उसका मनोभाव, स्वभाव है, उस पर बच्चे का कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो आपका सही दे रखा है। अब हम देखते हैं, तो देखिए अगर बात करें तो इस ऑप्शन में भी फर्स्ट दे रखा है और इस ऑप्शन में भी और इस ऑप्शन में भी, बट सेकंड वाले ऑप्शन में आपका फर्स्ट दे ही नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में ऑप्शन फटाफट से एलिमिनेट भी करना है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो वर्गीकृत वर्ड है ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। बच्चों को अलग थलग नामांकित करना, ये भी आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है ना, या फिर उनके योग्यता आधारित समूह बनाने, ये तीनों ही वर्ड आपके एग्जाम के लिए निगेटिव वर्ड है। बच्चों को अलग थलग, सेग्रीगेशन, है ना, ये करना ही नहीं है। बच्चा सामूहिक रूप से सीखे, ठीक है, समूह में सीखे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखे। तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत दे रखा है। अब देखिए सेकंड कौन कौन से ऑप्शन में आपका दे रखा था, ये तो आपका पहले ही हट गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये भी हट गया। अब देखिए इसमें थर्ड दे रखा और इसमें भी थर्ड दे रखा है, यानी थर्ड तो हमारा सही है ही, है ना। बट हम फोर्थ को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो विविधताएँ पाई जाती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, हमारे लिए एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब क्या, कि उसको एक तरीके से हतोत्साहित करना, ठीक है, या एक तरीके से उनका अपमान करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे उतना जल्दी अपने राइट ऑप्शन तक पहुँचेंगे, और जो आपका एग्जाम में टाइम होता है वो थोड़ा सा आप बचा पाएंगे। जैसे कि जो अदर सब्जेक्ट होंगे उन पर आप वहाँ पर अपना जो टाइम बचाएं CDP में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, वो लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जो ऑप्शन, ठीक है,
यहाँ पर दिखते जाएँ कि गलत है उसको फटाफट से एलिमिनेट करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने थर्ड ऑप्शन आप लोगों के साथ में डिस्कस ही नहीं किया, देखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि थर्ड तो दोनों में दे रखा है, तो थर्ड तो आपका सही होना ही है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हो। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे आपस में संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बच्चे की जो क्षमता होती है, जो स्किल्स होती है, वो विकसित होती है, डेवलप होती है। बच्चा कई डायरेक्शन में चीज़ों के बारे में जान पाता है, सोच पाता है, क्योंकि दूसरों के विचार को भी जानता है और खुद के विचार को भी रखता है वहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी की बात हुई, यानी उसको थोड़ी बहुत चीज़ें विजुअल हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, अब देखिए पूछा है उपयुक्त नहीं है, तो ये तो क्या होगा, ये उपयुक्त होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक आंशिक दृष्टि वाला बच्चा है, इसको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसके सामने एक छोटी मुद्रा वाली पुस्तक करेंगे तो उसको दिखाई नहीं देगा। बट अगर आप वही चीज़ें उसको बड़ी मुद्रा वाली पुस्तकें उसको प्रोवाइड कर दें तो बच्चे को फिर दिखाई देगी, बच्चे चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। तो ये बात सही दे रखी है, ये बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। त्रिविमी नक्शे और चार्ट, तो इसको भी बच्चा स्पर्श करके सीख सकता है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं होगा। बोलती पुस्तकें स्पर्शनीय सूचना पट, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर हम बात करें जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं तो उनके लिए जो बोलती पुस्तकें होती है, जैसे कि आपने अगर उसको जहाँ पर टच किया तो फिर वो आवाज़ भी निकलती है पेन से, ठीक है। तो ऐसे में बच्चे को सीखने में हेल्प मिलती है, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता बट सुन के सीख सकता है ना। स्पर्शनीय सूचना पर, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए जो लुईस ब्रेल थे, उन्होंने ब्रेल लिपि डिज़ाइन की हुई थी, इसमें कि आपके 6 डॉट होते हैं जिससे कि बच्चा चीज़ों को सीखता है स्पर्श करके, है ना। ये भी क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है, इसमें बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाता है। फोर्थ दे रखा है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, यही आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। और यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही क्या था कि उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जो आंशिक दृष्टि वाला बच्चा, अगर आप इसको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें मतलब छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट देंगे तो फिर बच्चा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, रीड कर ही नहीं पाएगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। तो बताया था मैंने आप लोगों को, ये क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि योग्यता के आधार पर कभी भी बच्चे को अलग थलग सेग्रीगेशन या फिर उनका नामांकित करना बिल्कुल गलत होता है, जिससे दूसरे बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है ना। सेकंड क्या रखा है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी समस्याओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। फिर से एक दिख गया निगेटिव वर्ड, तो ये भी नहीं होगा। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चे के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान। देखिए जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो आपकी समावेशी शिक्षा है, वो क्या कहती है कि हम सभी बच्चों को, ठीक है, एक ही क्लासरूम में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर बच्चा दृष्टिबाधित है, श्रवणबाधित है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम सभी प्रकार के बच्चों को अपने अंदर इंक्लूड करेंगे, समाहित करेंगे, ठीक है। और कैसे एजुकेशन देंगे, एज पर नीड एजुकेशन देंगे। जैसे कि जो दृष्टिबाधित छात्र है उसके लिए स्पर्श करने वाली चीज़ें, बोलती पुस्तकें जो होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम बच्चे को बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड कर दें तो हर एक बच्चा सीख सकता है नियमित विद्यालय में ही, ठीक है। ये बात कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे के लिए विशिष्ट शैक्षिक प्रावधान नहीं। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है कि हम सभी बच्चों को क्या करेंगे, समान शिक्षा देंगे, बट एज पर नीड एजुकेशन देंगे, ठीक है। जिसको जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको हम चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताइएगा। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। इसका जो एनालिसिस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। यहाँ पर जो है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करके और व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपको फिर से एनालिसिस करा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।